कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स किए हैं। कांग्रेस जो अभी है वो अपने रास्ते से भटकी हुई है, वह राष्ट्रवाद के लाइन से अलग बात करती है। जो एक दावा कर रहे हैं भाजपा के लोग या अमित शाह कि पीओके में जाकर इलेक्शन कराएंगे, ये भी तो काल्पनिक ही बात है ना, ये संभव कैसे है? ये जो बाजारवाद का एक तरफ कांग्रेस विरोध करती है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों गाली देती है, अडानी को, अंबानी को। खंड भारत से हमारा मतलब म्यांमार और चीन नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और जो भारत लाइव की एक विशेष पेशकश जिसमें आपके राजनीति के इतर चर्चाएं जो लगातार होती रहती हैं, उसके इतर आपके ज्ञानवर्धन के लिए सारगर्भित चर्चाएं जो हम लगातार रजनीश कुमार जी के साथ करते आए हैं, उस श्रृंखला में आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। रजनीश कुमार जी हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर हैं, जो आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार ये आपके साथ, हमारे साथ बैठकर चर्चा करते रहे हैं। आज जो विषय हमारे समक्ष आया है, ये धारा 370 और राष्ट्रवाद को लेकर है। जिस तरीके से सदन के अंदर और एक कॉन्क्लेव में अमित शाह ने यह दावा किया कि पीओके बहुत जल्दी भारत का हिस्सा हो जाएगा, क्या ये एक खोखला दावा मात्र है? क्योंकि कांग्रेस ने इस दावे की हकीकत खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं भाजपा जो राष्ट्रवाद की चाशनी, झूठी चाशनी बनाती है और उसमें युवाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है, उससे अलग हटना होगा। इस देश में नेहरू और गांधी की विचारधारा ही चल पाएगी। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और भाजपा का ये दावा कितना सार्थक लगता है, कितना वायबल है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे रजनीश कुमार जी से। चूंकि सैनिक सेवा ये दे चुके हैं, इसलिए ये बहुत माकूल सवाल इनसे हो जाता है कि ये राष्ट्रवाद की बात करना रजनीश जी तो सही है, लेकिन 370 दरअसल पक्ष में था देश की जनता के, या एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे नहीं छूना चाहिए था? नहीं, धारा 370 तो गलत, माने वो तो टेम्पोररी प्रोविजन था ही, क्योंकि वहां का जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये रूल ही बना था कि सभी स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर जिसको मन होगा अपना रखेगा, जिसको मन होगा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करेगा। तो देश के बाकी सारे राज्यों ने सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया और जम्मू कश्मीर विधानसभा डिले हो रही थी, तो आखिर जम्मू कश्मीर के रूल रेगुलेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता, उसके लिए धारा 370 लाया गया था। तो वह एक टेम्पोररी मेजर थी और जिसको कि कश्मीर में जो अलगाववादी नेता थे वो लगातार यूज करते थे कि धारा 370 उनको एक सोवर्जिन, मतलब स्वयंभू भारत के बराबर एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह मान्यता ही गलत थी। वह एक पाइप था, टनल था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को टेम्पोररी कनेक्ट कर रहा था। लेकिन उसका जो डिमेरिट्स था वो बहुत सारा गलत चीजें था। जैसे पहला बात तो सेंटिमेंटली एक देश को अलग कर रहा था, क्योंकि आज भारत, आप जानते हैं, भारत में कहते हैं विविधता में एकता, खंड में अखंड, अखंड भारत की बात होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक गैंग ही बन गया, जो आप जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लिटरेचर में हर जगह बात करता है खंड खंड भारत। तो इन लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक गहरा तमाचा लगा है, एक लात पड़ा है कि फिर से अखंड भारत की बात हो, लोग अखंड भारत की बात करें। क्योंकि महात्मा गांधी के समय भी था, जब देश स्वतंत्र नहीं था, तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि देश में प्रॉब्लम बहुत सारा है, आप पहले हमारा अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मुस्लिम कहता था हमारा रिलीजियस प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो गांधी कहते थे पहले राष्ट्र की मुक्ति हो जाए, फिर मैं इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और आज आप देखिए, अनटचेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। भारत में रह के मायावती जी देश चीफ मिनिस्टर बनी। दुनिया में किसी देश के पास एग्जाम्पल नहीं है कि इतना नीचे पायदान का लोग उठ के और एक बड़े सत्ता पर गया हो। आप देखिए, मुलायम सिंह जी, लालू जी पिछड़े जगह से आकर के मुख्यमंत्री बने। तो जो गांधी कहते थे, यह बात सही है कि यह जो भारत पहले आपका राष्ट्र रहे, छत रहेगा तभी तो बंटवारा कीजिएगा। और 370 के कारण क्या होता था कि हाई कोर्ट में जब
चीफ जस्टिस देना है, हाई कोर्ट में जज देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता था और वो देती नहीं थी। जबकि पूरे भारत में एक रूल है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में बाहर के जज हो, जिससे कि वो न्यूट्रल फैसला लेने में उनको सहायता मिले। फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, ये जो नेता थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो चाहे मुफ्ती साहब, ये लोग पैसे का बहुत लूट, सारे लीडर लूट मचाते थे क्योंकि सेंट्रल सीएजी का होल्ड नहीं था। तो 370 का जाना यह भारत में एक बड़ा अलगाववाद करता था उसको, और कश्मीर में सैन्य ऑपरेशनों में बहुत बाधा डालता था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर। रंजीत जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन बीच बीच में कुछ सवाल जो दर्शकों के जहन में आ रहे होंगे वो मैं पूछता चलता हूँ। एक बड़ा सवाल यहाँ ये हो रहा है कि आपकी बात से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी आ रहा है सामने। आप बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन है, कालांतर में भी रहा है, एक लंबी दोस्ती आपकी पार्टी और ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसका मोटिव भी क्या है वो लगभग आपको पता है। 5 राज्यों में एक बड़ी हार हुई है, सनातन पर लगातार हमला होता रहा है, 370 को लेकर भी स्टैंड आपकी पार्टी और जो इंडी गठबंधन है उसका क्या है ये आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो ओपिनियन जो दिख रहा है यहाँ पर आपके और आपकी पार्टी और आपके गठबंधन में, ये कैसे उसको समझा पाइएगा? नहीं, देखिए इस मामले में कंफ्यूजन एकदम नहीं है। इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो अभी है वो अपने रास्ते से भटकी हुई है, वह राष्ट्रवाद के लाइन से अलग बात करती है, लेकिन आरजेडी का राष्ट्रवाद पर लाइन स्पष्ट है। हमने शुरू से कहा है, कांग्रेस उड़ी स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहा था, लेकिन आप इंटरव्यू देखिए, मैंने इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का और राष्ट्र सेना का धन्यवाद किया था, और मैंने शुरू में भी कहा था कांग्रेस गलत बोल रही है। राफेल पे आप कहीं भी देख लीजिए, आरजेडी के किसी लीडर का भी, ये कांग्रेस बकवास करती है। हमने हमेशा कहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया। कांग्रेस के समय इतना आतंकवादी हमला हो रहा था, इस बात का हमने लगातार आपको कहा। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो राष्ट्रवाद का मामला है, उस मामले में अभी जो कांग्रेस चल रही है उस कांग्रेस से हमें कहीं लेना देना नहीं। हमने राफेल मुद्दे पर समर्थन किया है सरकार का कि उसने देश के वायुसेना को मजबूत किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया उसमें हमने समर्थन किया, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ तो इसका देश की सुरक्षा पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। कांग्रेस इस बात रियलाइज नहीं कर रही है। जब जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था 47 में, तो बीपी मेनन जो सरदार पटेल साहब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कहा था कि यह आज कश्मीर पे है, कल दिल्ली पे होगा और परसों पूरा भारतवर्ष पे होगा। पाकिस्तान के इंटेंशन को समझने की जरूरत है। आज हमें समझना है कि पाकिस्तान एटम बम क्यों बना रहा है। आज वो अपने सारे मिसाइल्स का नाम किसके नाम पे रखता है? अब्दाली, जो जिसके घोड़ों के टापों से पंजाब की धरती आज भी लहूलुहान है, जो भारत को 9 बार लूटा और आता था तो आग और मार काट उसका मुख्य रहता था। वो अपने मिसाइल का नाम रखता है बाबर, वो अपने पोर्ट का नाम रखता है अब्दुल बीर कासिम। तो यह मोहम्मद गजनी और गोरी की तरह पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है, इस मामले में हम स्पष्ट है, हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ पॉलिटिक्स करेंगे, कहाँ। मैं तो साफ ही कहता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये गलत है। इस पाकिस्तान को या लड़ाई से हो या पॉलिटिकली हो, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे, इसको खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को एक लड़ाई लड़के सरेंडर करा देना चाहिए। वह सुरक्षा, कम्युनिकेशन और विदेश मामला भारत सरकार के अंदर रखे, बाकी चीज एक करे। कांग्रेस के रास्ते पर अगर देश चलेगा, बीके सिंह साहब जनरल थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था कि देश में 10 दिन का गोला बारूद है। उस समय बॉम्बे अटैक हुआ था तो हमारा एयरफोर्स के एयर चीफ कृष्णा स्वामी सर ने एक आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून में कि आप सर्जिकल स्ट्राइक तो भूल जाइए, एयर डेनियल देना आज के दिन पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। उस समय उन्होंने कहा था। तो उसके अगर मनमोहन सिंह साहब जैसे और जो राहुल गांधी की विचारधारा, ऐसा अगर 10-15 साल आपके देश का प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो देश को टूटने के लिए बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं, अपने आप ही टूट जाएगा। राष्ट्र की रक्षा तो जो सरदार पटेल ने रास्ता दिखाया, जो इंदिरा जी ने दिखाया। और तो मेरा ये सवाल है रजनीश जी कि अखंड भारत की बात करना
कल्पना करना, ये आज के वैश्विक समय में, खासतौर पे जो 20th सेंचुरी में हम हैं, ये कहाँ से संभव है? आप म्यांमार, ईरान, चीन को कैसे अपने पास अपने माले में कर लीजिएगा? ये तो कल्पना भी करना कहीं ना कहीं एक बेतुकी बात हो जाएगी। फिर आप जो एक दावा कर रहे हैं भाजपा के लोग या अमित शाह कि पीओके में जाकर इलेक्शन कराएंगे, ये भी तो काल्पनिक ही बात है ना, ये संभव कैसे है? नहीं, आप कह रहे हैं कि अखंड भारत की बात कल्पना है, ये बात एकदम गलत है। अखंड भारत से हमारा मतलब म्यांमार और चीन नहीं है। अखंड भारत का बाउंड्री साफ है। ये देखिए, हिमालय पश्चिम की तरफ जाती है, हिमालय, उसके बाद गिलगिट बल्टिस्तान, उसके बाद सुलेमान रेंज, ऐसे पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। मतलब ये जो बोलन, खैबर, स्पिनबोल, ये जो दर्रा है, यहां से लेकर मतलब पूरा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये अखंड भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तान रहे, लेकिन जो सुरक्षा, विदेश नीति, ये भारत के अंदर रहे। उसके बाद बांग्लादेश के, जैसे बांग्लादेश रह रहा, पाकिस्तान अपना परमाणु बम सरेंडर कर दे। और जहां तक आपकी बात है कि पीओके में इलेक्शन कराना, तो वो तो 74 में जब बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, उसी समय संभव हो जाता अगर इंदिरा गांधी ठीक से उस बात को निगोशिएट करती और भुट्टो के बहकावे में नहीं आती। तो पाकिस्तान का 90,000 फौज हम लोग के कंट्रोल में था। पाकिस्तान को पीओके कश्मीर पूरा का पूरा होलसेल सॉल्व करना ही पड़ता। और एक बात आप जानिए, जो दिल्ली है, अगर वहां मजबूत इरादे वाला अगर प्राइम मिनिस्टर है, जैसे इंदिरा गांधी में था, मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, या प्राचीन काल में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्तों के काल में समुद्रगुप्त का काल, अगर हिम्मत दिखाएगा तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, भारत की सेना को के लिए संभव है। और मैं तो कहता हूं इस पाकिस्तान का परमाणु बम छीन ही लेना चाहिए, नहीं तो हम आर्मी का मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं? हम ये जो अभी एयर डिफेंस मिसाइल क्यों खरीद रहे हैं रूस से? आखिर हमारा जनरल वास कहते थे, एरिक वास फेमस लेफ्टिनेंट जनरल हुए, कि वी नीड ए पोटेंशियल बट हाउ मच, वी नीड ए फोर्स बट व्हाट फॉर। इसको हम बोलते हैं आर्मिंग विदाउट एम। किस लिए? हमारा एम ही है कि पूरा कश्मीर लिबरेट हो जाए, पाकिस्तान का एटम बम छीन ले, राष्ट्रीय सुरक्षा और वो बांग्लादेश की तरह है, क्योंकि हम पाकिस्तान पे खतरा नहीं, वो हमारे पर खतरा। वो मोहम्मद गोरी गजनी की तरह बैठा हुआ है, आज न कल करना ही पड़ेगा जी। और कुछ एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक यहाँ महागठबंधन की होने जा रही है, उस बैठक में के लिए रवाना हो चुके हैं आपके पार्टी के शीर्ष नेता, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक बहुत रिलक्टेंट है उस बैठक में जाने को लेकर, कोई खबर नहीं आ रही है। अगर आपका इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं होगा और उसके स्पष्ट एक नेतृत्व करता नहीं होगा, तो आने वाले 2024 के चुनाव में तो फिर यही राष्ट्रवाद और यही अखंड भारत और इन्हीं 370 पर तो भाजपा जीत जाएगी आराम से, आप दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आइएगा। ये बात आपका एकदम सही है कि अगर इंडिया गठबंधन में जब तक एक लीडरशिप तय नहीं होगा, जैसे बीपी सिंह के समय हुआ था, और सबसे उपयुक्त व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं, अगर जब तक केवल नीतीश कुमार जी को एनवाइंट करने से नहीं होगा, राष्ट्रवाद पे भी पूरा स्पष्ट करना होगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध जो आक्रामक नीति है अभी सरकार की, वह नीति हमारी जारी रहे। आतंकवादियों के ऊपर जैसे कार्रवाई चल रही है, क्योंकि यूपीए 2 में देश पे आतंकवादी हमलों का तांता लगा हुआ था, बॉम्बे अटैक, बनारस में संकट मोचन मंदिर अटैक, दशमेश घाट अटैक, रामलला मंदिर अटैक, लाल किला अटैक, सरोजनी नगर में दिवाली के दिन अटैक, बाटला हाउस अटैक, अटैक अटैक अटैक। पाकिस्तान का इतना मन बढ़ा हुआ था, लेकिन आज एक सिंगल अटैक नहीं कर पा रहा। दूसरा, ये जो कांग्रेस इधर कुछ बोलती है और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में कुछ बोलती है, जैसे आप एक बार आपने सुना होगा एलन मस्क और नारायण मूर्ति 70 घंटा पर वीक वर्किंग आवर की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम मजदूर नॉर्थ इंडिया से जाते हैं। तो जब साउथ जाते हैं, आपने सुना भी होगा गोमूत्र स्टेट जो तेलंगाना वाले बोले, तो इन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो इस बात को भी स्पष्ट करना पड़ेगा, माने इंडिया गठबंधन को, कि मजदूर जो चाहे जो भी वर्किंग क्लास है, इनके साथ रियायत होगा।
फिर ये जो बाजारवाद का एक तरफ कांग्रेस विरोध करती है, वह इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों गाली देती है, अडानी को, अंबानी को। अडानी से उसका पर्सनल दुश्मनी है तो उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्यों लाती है? अडानी राष्ट्र का दुश्मन तो नहीं है, वह कंपनी लगाता है, ऐसे जगह कंपनी लगाता है जहां कोई लगाती नहीं है, लोगों को रोजगार दे रहा है। आखिर प्राइवेट सेक्टर रोजगार दे रहा है, तो जो कांग्रेस को चंदा नहीं देगा उसको गाली देगी, तो अपना पर्सनल दुश्मनी को राष्ट्रीय दुश्मनी में क्यों बदल रही है? तो एक और फिर सवाल पत्रकार लोग हैं। एक और सवाल है, आपने कहा कि अडानी वाला मैटर, हम उस पर अगली श्रृंखला में एक बृहद चर्चा करेंगे, क्योंकि अडानी ग्रुप ने बिहार में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने का प्रपोजल दे दिया है, तो उस पर चर्चा बिल्कुल बनती है। हम दर्शकों को अभी वादा करते हैं कि अगली चर्चा हम उस पर करेंगे, लेकिन आज के विषय पर एक अंतिम सवाल मेरा ये है। अभी लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली गए हैं, तेजस्वी यादव भी उनके पीछे जा रहे हैं। लालू यादव ने एक दावा किया है नीतीश कुमार को लेकर, उस दावे को जदयू ने भी कहीं ना कहीं काफी हवा दी है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपना घमंड छोड़ दे और नीतीश कुमार को नेतृत्व दे दे। नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे तो नरेंद्र मोदी को 24 में चुनौती दी जा सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? खासतौर पर इन राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात सही लगता है, लालू जी ने एकदम सही कहा है। पुराना पॉलिटिशियन है, जनता की नब्ज जानते हैं। अगर कांग्रेस अपना घमंड नहीं छोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका यह चलेगा नहीं। आपने एमपी राजस्थान देख ही लिया है। मैं आरजेडी के वोटर की बात कर रहा हूं कि आरजेडी का जो वोटर है उसमें खास के आप जानते हैं मेजर वोटर यादव है जी। आज के दिन 20% लोग ऐसे हो गए हैं जो चाह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी की सरकार रहे, राष्ट्रवाद के कारण, और बिहार में तेजस्वी जी रहे। बिहार में एक भी यादव का वोट इधर उधर नहीं होने वाला, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स आते ही 20% लोग चला जाए। तो अगर वही नीतीश जी के नेतृत्व में अल्टरनेटिव्स आ जाए तो फिर सक्सेस श्योर है, क्योंकि नीतीश जी का एक रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, बिहार उन्होंने क्रिमिनल्स को टैकल किया, और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐलान कर रखा है पॉलिटिकल इकोनॉमी के अगेंस्ट मतलब करप्शन। तो नीतीश जी का भी पर्सनल माने करप्शन पे बेदाग छवि, जबकि कांग्रेस के दामन पर करप्शन का दाग ही दाग है, दाग ही दाग। अभी 300 करोड़ रुपया निकला, तो कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं करेगा। वही चिदम्बरम फिर से आ जाएगा और देश का पैसा लुटवाएगा, जो 2G में लुटवाया था। वही कोई आ जाएगा सरागरा आदमी होम मिनिस्ट्री में, जो देश में आतंकवादी हमला करवाएगा। तो बिहार से नीतीश जी नेतृत्व संभाले, इधर से ईमानदार आदमी फाइनेंस संभाले, होम मिनिस्ट्री संभाले, लोग वोट करेंगे। हो सकता है मोदी साहब हार जाए, नहीं तो कांग्रेस का वही हाल होगा जैसे कि एक स्पैरो इज गोइंग टू फाइट ए फाल्कन, एक बगड़ी जा रहा है बाज से लड़ने, ऐसा हो जाए। नहीं तो नीतीश जी आते हैं तो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जे चुहिया बाज लड़ावा से, तो खालसा पंथ कहावा, तो वही बात होगी। रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमने आज राष्ट्रवाद 370 और अखंड भारत समेत वो उन सारे दावों की हकीकत जो भाजपा और अमित शाह ने किया है, उन दावों की हकीकत में हमने जानने की कोशिश की। हमने राजद का भी स्टैंड जाना कि राष्ट्रवाद पर राजद बिल्कुल कांग्रेस से अलग एक मंतव्य रखती है, और शायद इसका फायदा राजद को आने वाले समय में मिलेगा भी। रजनीश जी ने बहुत बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अगली कड़ी में जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो ये होगी कि बिहार में जो उद्योगीकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने सपना देखा था, उसमें अडानी ग्रुप का एक बड़ा सहयोग बिहार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र में कांग्रेस का स्टैंड क्या है अडानी को लेकर, वो आप अच्छे से जानते हैं। उसकी तहकीकात हम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि बृहद चर्चा का हिस्सा आप तब बनिएगा। आज की कड़ी में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।